नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी संस्कृति आईएएस की छठवीं टेस्ट सीरीज है। 5 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कवर कर ली है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे। वहां से विजिट करके आप देख सकते हैं। ये हमारी 6 नंबर की टेस्ट सीरीज है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार स्थित हैं? तो यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं बताना है। तो ऑप्शन दिया है मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर और बांदा। तो इसमें बताना है कौन से। तो आपके ललितपुर में यूरेनियम के भंडार आपके स्थित हैं ललितपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रदेशों से सहारनपुर की सीमा लगी हुई है? तो कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिससे सहारनपुर की सीमा लगी हुई है, तो बताना है। चलिए, तो सहारनपुर की सीमा आपकी हरियाणा से, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से। सहारनपुर की सीमा इन 3 राज्यों से लगी हुई है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, एक कारण है एक अभिकथन है। बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ोल मृदा सघन कृषि के लिए उपयुक्त होती है। जो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना क्षेत्र में पाई जाती है जो जलोढ़ मृदा, वो सघन कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण है इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। तो बताना है इसमें दोनों करेक्ट हैं या एक करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा की होती है वो कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है उसकी कमी पाई जाती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल और उत्तर प्रदेश के जिले, एक तरफ दर्शनीय स्थल हैं और एक तरफ जिले हैं, में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो आपका स्थित है ललितपुर में। इसमें है ललितपुर में स्थित है। बाकी जो सूर्य मंदिर स्थित है वो आपका महोबा में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। भृगु मुनि जो मंदिर है वो बलिया में स्थित है और मुक्तेश्वर शिव मंदिर आपका हापुड़ में स्थित है। ले तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ए, जो कि इनकरेक्ट था। अगला क्वेश्चन, एक सूची में दिया गया है उत्पाद, दूसरी सूची में जिले दिए गए हैं, उनको मिलान करना है आपस में। मूज उत्पाद, इत्र, लकड़ी के खिलौने और धातु शिल्प, इनको आपस में हमको मिलान करना है। तो मूज जो उत्पाद है वो प्रयागराज में है, प्रयागराज। इत्र, इत्र सबको पता है आपका कन्नौज में, कन्नौज नगरी बोलते हैं, इत्र नगरी बोलते हैं कन्नौज को, क्या बोलते हैं? इत्र नगरी। चलिए, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? तो चित्रकूट में बनते हैं। और जो धातु शिल्प है वो मुरादाबाद, धातु शिल्प को मुरादाबाद। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं उसमें हमको विचार करना है कौन सा करेक्ट है। प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक वर्ष कजरी महोत्सव सोनभद्र में आयोजित किया जाता है। कजरी महोत्सव सोनभद्र में नहीं, कहाँ आयोजित होता है? तो ये मिर्जापुर में आयोजित होता है, मिर्जापुर में कजरी। ये तो गलत हो गया आपका। कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में लोक कला को प्रश्रय देने, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध एवं सुदृढ़ बनाने के लिए आयोजित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल तो कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिर्जापुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा किसमें है? तो सर्वाधिक विधानसभा है आपकी प्रयागराज में।
इसमें है प्रयागराज में। कितनी है विधानसभा की सीट? तो 12 टोटल हैं। टोटल 12 विधानसभा की सीट हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन से संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रभाव जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो जो 104वां संशोधन हुआ है, 104वां संविधान का जो संशोधन हुआ है 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ। उसके उसमें क्या कर दिया गया, जो विधानसभा में एंग्लो इंडियन थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में नामित करने का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया। उसको समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उन किनका उद्गम स्रोत हिमालय से है? इनका उद्गम जो स्रोत है वो हिमालय से है। तो गंगा का जो उद्गम स्रोत है आपका हिमालय से है, यमुना का भी हिमालय से है, और जो शारदा नदी है काली नदी उसका भी हिमालय से है। जो सोनभद्री नदी है, सोनभद्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक पहाड़ी है, अमरकंटक अमरकंटक पहाड़ी से है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 4, इसमें ऑप्शन डी में करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था? जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह सर्की ने। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र में। सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र में स्थित है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ जो पंत सागर है। और रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ सागर बांध कहा जाता है, गोविंद वल्लभ सागर पंत कहा जाता है। सोनभद्र भारत के उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ये ध्यान रखना है इसके सोनभद्र के बारे में। ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर सबसे पहला बड़ा जिला है। और सोनभद्र की एक और विशेषता है, इसकी जो सीमाएं हैं वो 4 राज्यों से स्पर्श करती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताया गया है इसमें? तो अर्जुन बांध, चंद्रप्रभा बांध नहर, नगवा बांध, माता टीला बांध, ये आपका कौन सा गलत है? तो अर्जुन बांध जो है वो, अर्जुन बांध यमुना नदी पे नहीं है, यमुना नदी पे नहीं। अर्जुन यह बांध उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अर्जुन नदी पे है। किस पे है? अर्जुन नदी पे है। अर्जुन नदी पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। चंद्रप्रभा बांध आपका चंद्रप्रभा नदी पे है, नगवा बांध कर्मनाशा नदी पे है, माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पे है। ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की स्थापना की गई है? अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान आपका गोरखपुर में स्थापना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काले हिरण हेतु उत्तर प्रदेश में कौन से गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र हैं? बताना है इसमें। तो आपका हो जाएगा अलीगढ़ के नभागा, जो गभाना क्षेत्र है उसमें, और हो जाएगा प्रयागराज के जो मेजा कोरांव क्षेत्र है उसमें आपका। बाकी मिर्जापुर क्षेत्र में नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। काले हिरण है तो उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्र बनाए गए हैं, संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जो कि अलीगढ़ में गभाना और प्रयागराज में मेजा कोरांव क्षेत्र है आपका। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, उत्तर प्रदेश के राज्य के जो पक्षी सारस है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह विश्व के लगभग 60% सारस पक्षी पाए जाते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, बलिया में सर्वाधिक सारस पक्षी पाए जाते हैं।
इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें कथन आपका गलत है। तो इसमें आपका कथन दोनों गलत है, ठीक है, दोनों गलत है, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें सही क्या है? तो जो सारस पक्षी हैं संपूर्ण विश्व के कुल 8,000 सारस में 40%, कितना, 40% उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ और बलिया में नहीं, बल्कि कौशाम्बी, फतेहपुर, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, औरैया, कन्नौज आदि जिलों में सर्वाधिक सारस पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वन उत्पाद एक तरफ है, एक तरफ वृक्ष दिए गए हैं। माचिस की तीली, बीड़ियां, चूड़ियां और पत्तल, बताना है किससे कौन किससे बनता है। तो चूड़ी किससे बनती है? तो लाख से बनती है चूड़ी। चूड़ी किससे बनती है? लाख से। और बीड़ी किससे बनती है? जो बीड़ियां हैं यहाँ पे, तो तेंदू के पत्ते से बनती हैं, तेंदू के पत्ते से। माचिस की तीली, तो माचिस की तीली जो बनती है वो अर्जुन व जो गुरेल के वृक्ष से बनाई जाती है। अर्जुन व गुरेल के वृक्ष और सेमल का भी वृक्ष यूज करा जाता है। तो जो माचिस की तीली है वो सेमल और अर्जुन और गुलेर के वृक्ष तीनों से बनाई जाती है। पत्तल, पत्तल आपके साखू से बनाया जाता है, पत्तल साखू, पलाश, महुआ के पत्ते से बनाए जाते हैं। और भी जैसे कुर्सी, मेज व छड़ी आदि बेंत पौधे से बनाए जाते हैं, बेंत का जो पौधा होता है। हरड़ व बहेड़ा, औषधियां हरड़ व बहेड़ा पौधे से मिलती हैं। चलिए, तारपीन का जो तेल है वह बिरोजा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त करा जाता है, ध्यान रखना है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? तो एक आपका दो हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 में हुए विद्रोह के संदर्भ में सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो एक में केंद्र है, एक में आपका नेतृत्व करता है। अयोध्या से किसने नेतृत्व किया था, बताना है। अयोध्या से नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, मौलवी अहमदुल्लाह। प्रयागराज से किसने किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने किया था, लियाकत अली ने। बरेली से किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने। कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब ने किया था। चलिए, लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और मथुरा से देवी सिंह और मेरठ से कदम सिंह। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ए का आपका 3 है और बी का क्या है? 4 है। तो ए का 3, बी का 4, ऑप्शन क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश जनघनत्व की दृष्टि से राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर था, प्रथम स्थान पर था। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कथन। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जन घनत्व है वाला जिला, ये गाजियाबाद है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तो आपका करेक्ट है, गाजियाबाद था। लेकिन जो आंकड़े आए उसमें जनघनत्व था 829, टोटल जो जनघनत्व था वो 829 था, 829, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से 447 अधिक था। अब जो देख लेते हैं गाजियाबाद क्या था। तो गाजियाबाद में जनगणना तो सबसे अधिक था, 3971, फिर वाराणसी आता है। कम सबसे किसमें था? जिलों में बात करा जाए तो ललितपुर में सबसे कम था, ललितपुर में सबसे कम था आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में संलग्न थी? कृषि में संलग्न थी आपकी 59.3% जनसंख्या। चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सोनभद्र एवं मिर्जापुर का प्रसिद्ध नृत्य है, सोनभद्र और मिर्जापुर का प्रसिद्ध आपका नृत्य है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो चरकुला नृत्य है ये आपका मिर्जापुर का नहीं है, यह सोनभद्र मिर्जापुर का नहीं है, किसका है? ये ब्रज भूमि का है, जो ब्रज क्षेत्र है, इसका है, ब्रज क्षेत्र का है। इस नृत्य में जो महिलाएं हैं 108 दीपकों का चरकुला या पिंजरा
सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थान या अकादमी पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है, उसकी स्थापना होती है 1975 में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है आपकी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? तो आपकी 1963 में होती है। भातखंडे की स्थापना कब होती है? तो यह होती है आपकी 1926 में होती है। ये ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सबसे पहले आपका हो जाएगा 1926, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा आपका कथन सत्य है? तो उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का जो विकास हुआ है, लोक नृत्य के पहले हुआ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथकली है। तीसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का जो विशेष विकास है, वो वाजिद अली शाह के समय में हुआ है। चौथा कथन है, इस नृत्य के प्रमुख कलाकार शंभू महाराज एवं बिरजू महाराज हैं। तो इसमें बताना है कौन आपका कथन सही है, कौन से आपके कथन सही है। तो आपके जो कथन सही है, आपके तीसरा कथन और चौथा कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आपका ये आपका बिल्कुल गलत है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। क्या है? कथक है, कथकली नहीं है, आपका कथक है शास्त्रीय नृत्य। ये ध्यान रखना है। चलिए, कथकली नृत्य आपका केरल का है, केरल का। चलिए, तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो एक तरफ मेला त्योहार दिए गए हैं, एक तरफ स्थान दिए गए हैं। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला कहाँ का है? तो मेरठ का मेला है नौचंदी, तो इसको आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला अंबेडकर नगर में नहीं लगता है। ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी का मेला है। कहाँ का है? वृंदावन में भी लगता है और वाराणसी में भी लगता है। चलिए, ऑप्शन 20 का हो जाएगा करेक्ट। बाकी देवा जो शरीफ मेला वो बाराबंकी में लगता है और शाकंभरी की देवी का मेला जो लगता है वो सहारनपुर में लगता है। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला जो पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो जो हिंदी समाचार उत्तर प्रदेश से निकला था वो बनारस अखबार था। कौन सा था? आपका बनारस अखबार था, जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में, कब? 1845 में शुरू किया। इसके संपादक कौन थे? तो गोविंद रघुनाथ दत्ते थे। 1850 में वाराणसी से हिंदी एवं बांग्ला में सुधाकर साप्ताहिक निकलना शुरू हुई, जिसे संपादक तारामोहन मिश्र थे। अच्छा, हिंदी का जो प्रथम अखबार माना जाता है, पत्र माना जाता है, उतंद्र मार्तंड है, जिसे कोलकाता में 1826 में शुरू किया गया था। ये भी ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन। दो सूचियां हैं, एक में लोकगीत दिए गए हैं, एक में क्षेत्र दिए गए हैं। बिरहा, होरी, सोहर और आल्हा कौन कौन से क्षेत्र में करा जाता है? तो बिरहा कहाँ का है? तो बिरहा आपका क्षेत्र है पूर्वांचल का। होरी कौन सा क्षेत्र है आपका? तो होरी आपके ब्रजभूमि का है। सोहर कहाँ का है? तो ये अवध का है। और आल्हा आपका बुंदेलखंड का है। आल्हा आपका बुंदेलखंड का है। तो ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, एक में उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा हेतु पर्यावरण निदेशालय का जो गठन हुआ वो वर्ष 1967 में किया गया। क्या करेक्ट है? गलत है, आपका गलत है। कब किया गया इसका गठन? इसका गठन जो किया गया 1976 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में मेरठ और वाराणसी में पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्ष 1989 में ताजमहल ट्रपेजियम परियोजना शुरू की गई। ताजमहल ट्रपेजियम परियोजना शुरू की गई, तो क्या ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है।
कब शुरू की गई थी? तो 1999 में की गई थी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ताजमहल की जो प्रदूषण से बचाने के लिए ट्रिपेजियम परियोजना थी, अब ये 1999 में शुरू की गई थी। अगला कथन है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के संरक्षण और उसके प्रदूषण के रोकथाम के लिए 2009 में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना कब शुरू हुई? तो शुरू हुई है 2017 में। जो योजना शुरू हुई है ये 2017 में शुरू हुई है। फिर कौन सी है? किसान बही योजना। किसान बही योजना जो शुरू हुई है वो 1992 में शुरू हुई है। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई है? तो 2001 में शुरू हुई है। और अगला है आपका किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना जो योजना है वो 1999 से 2000 मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका 92, फिर एक, तो आपका दो और चार, दो और तीन, चार और फिर तीन, फिर एक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से आंदोलन में उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं अदालतों का बहिष्कार किया गया था? एक कौन सा आंदोलन था ऐसा? तो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब शुरू होता है वो 1921 और 22 में शुरू होता है। 1921 से 1922 में स्कूल और कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार किया गया था। सरकारी स्कूल और कॉलेजों, इनका बहिष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, यह भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। रेशम उत्पादक राज्य है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। रेशम उत्पादक जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। तो आपका गलत हो जाएगा। वाराणसी की साड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। जो बनारसी साड़ी हो विश्व प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ एक चीज ध्यान रखना है, प्रदेश में जो कुल रेशम उत्पादन सर्वाधिक योगदान सहतूती रेशम का है, फिर क्रमशः टसर और एरी का है, ये ध्यान रखना है। और विश्व में प्राकृतिक रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो चीन है। भारत दूसरे नंबर पे है विश्व में बात करी जाए तो। और रेशम उत्पादक में उत्तर प्रदेश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु के बाद पांचवें स्थान पे आता है। बात करी जाए रेशम की तो ये पांचवें स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं। चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं, बताना है आपका सही उत्तर कौन सा है। ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं। पहली जो भारत की जो पहली चीनी मिल है वो प्रतापगढ़ में नहीं, वो प्रतापगढ़ में स्थापित नहीं हुई थी। भारत की पहली जो चीनी थी वो आप मिल वो आपकी प्रतापपुर में, प्रतापपुर जो कि देवरिया जिले में पड़ता है। देवरिया जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन इसका डी एक जो था वो आपका करेक्ट था, दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां हैं, एक में उद्योग दिए गए हैं आपने, एक में उस स्थान दिए गए हैं। कांच की चूड़ी, ब्लैक पटरी, देसी घी और आंवला, इसमें बताना है कौन सा आपका। तो जो कांच की चूड़ी है वो प्रसिद्ध है आपकी फिरोजाबाद में बनती हैं। ब्लैक पटरी आपकी आजमगढ़, ब्लैक पटरी आपका आजमगढ़। देसी घी, तो देसी घी जो बनता है वो औरैया में प्रसिद्ध है। और आंवला जो है वो प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा, ए का आपका 3 और बी का आपका 4, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें दो कथन दिए गए हैं कृषि शिक्षा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में, तो विचार करना है कथनों पर। तो प्रदेश में जो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो इसकी स्थापना होती है वो 1957 में होती है। क्या ये आपका करेक्ट है? तो आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कब होती है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1975 में होती है, ध्यान रखना है।
इस विश्वविद्यालय की स्थापना बुंदेलखंड एवं दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में हिंडाल्को कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। क्या आपका करेक्ट है कथन? बिल्कुल करेक्ट है। यह कंपनी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका, सॉरी ऑप्शन नहीं ए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो युग्म दिए गए हैं, एक में जनजातियां हैं, एक में स्थान दिए गए हैं। इसमें बताना है सही युग्म कौन से, कितने सही युग्म हैं, कितने सही युग्म हैं। तो खरवार जनजाति, यह जो जनजाति है उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों में निवास करती है। तो ये ललितपुर में तो नहीं करती है खरवार जनजाति, ये देवरिया में करती है, देवरिया और बलिया में करती है, बलिया और गाजीपुर में, और आपकी मिर्जापुर क्षेत्र में, मिर्जापुर। अगला कौन सा है? बुक्सा, बुक्सा या भोक्सा इसको भी बोलते हैं, बुक्सा भी बोलते हैं, और कहीं पे आपको लिखा मिल जाए भोक्सा तो ये भी आपका वही है। तो यह जो है ये बिजनौर में पाई जाती है, बिजनौर में पाई जाती है। अगरिया जनजाति, जो अगरिया जनजाति है यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, अगरिया जनजाति। गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी में नहीं पाई जाती है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दो सही युग्म थे, तो ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति है, निम्नलिखित में कौन से कथन पर विचार करना है आपके करेक्ट होंगे, कौन से आपके करेक्ट हैं। तो चार कथन दिए गए हैं। इस जनजाति के जो लोग हैं अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यह जनजाति किरात वंश से संबंधित है, ये आपका करेक्ट है। यह जनजाति दीपावली को शोक के पर्व में रूप में मनाते हैं, भी आपका सही है बिल्कुल। यह जनजाति निवास स्थान सोनभद्र मिर्जापुर, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो थारू जनजाति है इसका जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में पाया जाता है। ये आपके यूपी के जो तराई जिले हैं, तराई जिले हैं, नेपाल से सटे जिले जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर, इन भागों में निवास करते हैं जो थारू जनजाति है। ये लोग छोटे कद के होते हैं, चौड़े चौड़ी मुख, जो मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में गोंड एवं खरवार के बाद तीसरी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद से निम्नलिखित में कौन से जिले में स्थित है कृषि अनुसंधान परिषद? तो आपका लखनऊ में स्थित है कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश में बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली कब लागू की गई? त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली आपकी लागू की गई 1961 से 62 में। 1961 और 62 में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, उसमें पहला कथन है उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो इलाहाबाद में है, बिल्कुल करेक्ट है। मुख्य पीठ आपकी इलाहाबाद, इलाहाबाद में है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। और एक पीठ आपकी लखनऊ में भी है, ये ध्यान रखना है। इलाहाबाद में मुख्य पीठ है, लखनऊ में भी है। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1876 नहीं है, कौन सा है? 1866 में स्थापना इसकी हुई थी, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य महाधिवक्ता से
राज्य के में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 165 से के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला है कथन आपका, ये आपका इसमें सही पूछा जा रहा है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ये आपका गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है। इन पर पद पर नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है वह भारत का नागरिक हो, वह 10 वर्ष से कम समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा है, कम से कम 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता भी होना चाहिए। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, तो आपका गलत है। कम से कम 5 वर्ष लिखा है, नहीं, कम से कम 10 वर्ष, ठीक है? कम से कम 10 वर्ष। तो इसमें पहला ही सिर्फ ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर। तो इस योजना में इंटरमीडिएट कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को वरीयता दी जाती है, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है, प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, ये भी आपका करेक्ट है, तो आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य जो है विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करना, इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी। तो इसमें करेक्ट कौन से हैं आपके? तो करेक्ट आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, एक और दोनों आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के भीतर शून्य गरीबी अभियान की घोषणा की है? शून्य गरीबी अभियान की घोषणा की है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी उत्तर प्रदेश सरकार ने। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए लोगों का जो अनावरण किया, लोगो लोगो निम्नलिखित में कौन सा इस महाकुंभ का आदर्श वाक्य है? महाकुंभ का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या आपका हो जाएगा? सर्व सिद्धिप्रद कुंभः, सर्व सिद्धिप्रदः कुंभः, ये आपका करेक्ट ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आपका करेक्ट हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी रहा है? तो कौन सा रहा है आपका? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की एक ड्रोन टीम गठित की है? ड्रोन टीम किस जिले ने की है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बाराबंकी, करेक्ट हो जाएगा आपका बाराबंकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितने गांवों को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? इको गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, 260 जो गांव हैं उनको इको गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें क्या करना है? तो यहाँ केवल प्राकृतिक खेती की जाएगी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 तक उत्तर प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी, कितना रहने की उम्मीद है? ठीक है, तो कितना रहने की उम्मीद है? तो 32 लाख करोड़ रुपए जो है वो रहने की उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय को 8 अक्टूबर 2024 को सिनेमा के क्षेत्र में सरकार का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अक्टूबर में किसको प्रदान किया गया था? अक्टूबर 2024 में तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी है? तो 1.64% है, 64% है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो देखी गई वो 1981 में देखी गई थी, 1981
81 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं? तो सब सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार, न्यूनतम जो लिंगानुपात हरियाणा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो केरल में कितना है? तो केरल में आपका हो जाएगा, इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। केरल में आपका हो जाएगा 1084 लिंग का अनुपात, ये आपका केरल का है। तमिलनाडु का कितना है? तो तमिलनाडु का 996 में है, 96। आंध्र प्रदेश का है 993 और छत्तीसगढ़ का है 991। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले में राज्य दिए गए हैं और शिशु लिंगानुपात दिया है। मणिपुर का कितना है? तो 978 है आपका, बिल्कुल सही है, 978 है। त्रिपुरा का कितना है? तो 948 है, सॉरी 948 आपका त्रिपुरा का है, यहाँ पे त्रिपुरा का है। मेघालय का कितना है? तो 972 है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? तो 893 है, 893 है, तो गलत हो जाएगा। सिक्किम का कितना है? तो 875 है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? तो एक ही सही है, सिर्फ मणिपुर का। तो अगला क्वेश्चन, साक्षरता दर में 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 8.16% की वृद्धि हुई। क्या करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। साक्षर जनसंख्या 2001 की तुलना में 2011 में 36.15% की वृद्धि हुई। तो आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, घटते पुरुष साक्षरता वाले जो राज्य हैं उनको निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है इसमें बताना है। तो घटते देखना है, तो घटते पुरुष साक्षरता में कौन सा हो जाएगा? तो मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम का कितना है? 93.3 है। गोवा का 92.6 है। 91.5 आपका त्रिपुरा का है। गोवा का, मिजोरम का आपका हो जाएगा 93.3, गोवा का हो जाएगा 92.6, त्रिपुरा का हो जाएगा 91.5% पुरुष साक्षरता। चलो, सबसे अधिक केरल में है, सबसे अधिक आपकी केरल में है। केरल में कितनी है? तो केरल में है 96.1% और दूसरे नंबर पे आता है लक्षद्वीप जो कि 95%, 95.6% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? तो पूर्वी क्षेत्र में। प्रतिशतता की दृष्टि से घटते शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम आपका सही है? तो इसमें असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट है। असम का आपका 40, असम का 14.1% है। बिहार का 11.3% है। हिमाचल प्रदेश का 10% है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? सर्वाधिक वृद्धि हुई आपकी मेघालय में। इसमें एक अभिकथन दिया है, एक कारण दिया है। तो वर्ष 1991 में भारत की अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया। कारण में भारत की जननांकीय इतिहास में वर्ष 1951 को जननांकीय विभाजक कहा जाता है। जननांकीय विभाजक कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका एक सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से नेताओं के प्रयास से उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया? किसान सभा का गठन किया गया तो आपका हो जाएगा गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मालवीय जी। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों का कौन सा अनुक्रम आपका करेक्ट है? कौन सा अनुक्रम आपका करेक्ट हो जाएगा? इसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उड़ीसा का आपका अनुसूचित जनसंख्या 95,90,000 है और
महाराष्ट्र का आपका 1 करोड़ है, 1 करोड़ प्लस है, मध्य प्रदेश का 1 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास है। चलिए, अगला क्वेश्चन है धार्मिक जनसंख्या परसेंटेज में और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या परसेंटेज में आपकी हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट है। सर्वाधिक मुस्लिम आपकी लक्षद्वीप में है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपकी हिंदू जनसंख्या हो जाएगी 95.61% और लक्षद्वीप में मुस्लिम जनसंख्या 96.58%। सर्वाधिक जैन आपके महाराष्ट्र में है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 1.25% है। सर्वाधिक बौद्ध आपके सिक्किम में है, कितना है? तो 27.39% है। ये तो आपके चारों सही हैं, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का जो सही अनुक्रम हो बताना है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम और गोवा। सिक्किम, मिजोरम, गोवा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? न्यूनतम लिंगानुपात सिखों में दर्ज किया जाता है। जनसंख्या की जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि है, दर हिंदुओं में हुई है, हिंदुओं में हुई है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 आपका करेक्ट है, 1 आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नगरीय विकास की प्रथम अवस्था है? नगरीय विकास की जो प्रथम अवस्था है वो इयोपोलिस है, इयोपोलिस। या नगरीय विकास की प्रथम अवस्था है, बड़े-बड़े एवं केंद्रीय गांवों में शिक्षा, संस्कृति एवं कला आदि का विकास हुआ है इयोपोलिस में। पोलिस क्या है? इस अवस्था में बड़े गांव का कस्बे का रूप धारण करते हैं, बड़े गांव जो हैं वो कस्बे का रूप धारण करते हैं। मेट्रोपोलिस एक होता है, इस अवस्था में नगर का आकार बृहत हो जाता है, जैसे कारखाना वगैरह, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टायरोनोपोलिस में क्या होता है? टायरोनोपोलिस में होता है इस अवस्था में खुले स्थान का अभाव, मकानों की कमी, सड़कों पर भीड़ जैसी समस्याएं चरम अवस्था पर पहुंच जाती हैं। नेक्रोपोलिस में क्या होता है? इस अवस्था में नगर का पतन प्रारंभ हो जाता है और दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध आदि के कारण नगर कब्रिस्तान के समान लगने लगता है। अगला क्वेश्चन है नगर के संदर्भ में अमलैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में किसने किया था? तो ये किया था आंद्रे एलिक्स ने, आंद्रे एलिक्स ने। चलिए, नगरीय विकास के सिद्धांत और प्रस्तुतकर्ता में कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं हो बताना है। खंड जो सिद्धांत दिया वो जी टेलर ने दिया था, इसने जी टेलर ने दिया था, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन ने दिया, संकेंद्रीय कटिबद्ध सिद्धांत ई.डब्ल्यू. बर्गेस ने दिया और केंद्र स्थल सिद्धांत आपने वाल्टर और स्टाल्डर ने दिया। अगला क्वेश्चन है एक तरफ शहर दिए गए हैं, एक तरफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत प्रयुक्त तकनीकी दी गई है, राजकोट, अगरतला, चेन्नई, लखनऊ। तो इसमें मिलाना है, आपका सही मिलान करना है। तो लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2021 में शुरू किया गया था, ये पीएम मोदी के द्वारा, पीएम के द्वारा, ध्यान रखना है। तो इंदौर में क्या है आपका? इंदौर में आपका पड़ेगा जो फैब्रिकेटेड है सैंडविच पैनल सिस्टम, ये अमेरिकनी जो तकनीक है, अमेरिकन तकनीक, वो आपके इंदौर में है। चलिए, इसमें देखेंगे राजकोट में क्या है, तो मोनोलिथिक कंक्रीट क्या है आपका? मोनोलिथिक कंक्रीट है, ये फ्रांसीसी तकनीक है। क्या है? फ्रांसीसी तकनीक है। अगरतला में है स्टील फ्रेम तकनीक है, ये कौन सी तकनीक है? तो न्यूजीलैंड की तकनीक है। चेन्नई में क्या है? तो प्रीकास्ट कंक्रीट सिस्टम है, तो ये भी आपकी फिनलैंड की तकनीक है, ये फिनलैंड की तकनीक है। ये आपकी न्यूजीलैंड की है, ये फिनलैंड की है, फ्रांस की है। फिर आप जाता है लखनऊ में, लखनऊ में आपका फ्री प्लास्टर एंड पेंट तकनीक है, तो ये आपका है कनाडा की तकनीक है, ये कनाडा की तकनीक है। तो ये चारों आपके मिलान सही हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी योजना सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रारंभ की गई है? कौन सी योजना है जो सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों के लिए प्रारंभ की गई है? तो हो जाएगी प्रसाद। प्रसाद योजना का प्रारंभ होता है 2015 में, 2015 में प्रसाद योजना का प्रारंभ होता है। प्रसाद का जो फुल नेम है वो पिलग्रिम, ठीक है, तीर्थ स्थान कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है।
पिलग्रिमेज, प्रोनुएशन एंड स्पिरिचुअलिटी, आर्गुमेंटेशन, रिवाइव। ठीक है, ये प्रसाद का फुल फॉर्म है। अगले में एक अभिकथन, एक कारण दिया है, इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। करेक्ट है। एक कुछ योजनाएं और महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक योजना आपकी है अमृत योजना। कौन सी है? अमृत योजना। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। AMR AMRUT ये योजना है। ये इस योजना की भी शुरुआत 2015 में हुई है। जून 2015 में हुई है इस योजना की शुरुआत। इसमें शहरी रूपांतरण एवं कायाकल्प के लिए अटल मिशन के लिए जाना जाता है। एक योजना इंपॉर्टेंट है हृदय योजना। हृदय योजना। हृदय योजना। इसकी योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 में हुई है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका धरोहर जो शहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना है, देश की विपुल एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पुनरुत्थान करना। इस योजना एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना। इस योजना में देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में स्वदेश दर्शन थीम आधारित पर्यटक पथों का एक एकीकरण विकास नामक एक योजना शुरू की थी। तो ये योजनाएं जो है इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। चलिए अगला है अभिकथन में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर कुकर लोकप्रिय नहीं हो पाया। कारण में है भारत सरकार सौर कुकर के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला पाई। कोई कार्यक्रम नहीं चला पाई। तो आपका ए तो आपका करेक्ट है, लेकिन बी आपका कारण आपका गलत है। कारण आपका बिल्कुल गलत है। चलिए अगला है निम्नलिखित में भारत के किन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आपका पूर्वोत्तर भारत में भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में भी और पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी। टाइगर टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए तो इसमें क्या है, टाइगर टास्क फोर्स के संदर्भ में इसका गठन कब होता है? तो 1973 में होता है। क्या कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है? आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आपका नहीं है। इसके तहत इसके तहत वनों को केवल निर्जन वन प्रांतों का दर्जा दिया गया है। तो इसमें क्या है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसमें भारत ने WWF इंटरनेशनल के सहयोग से वर्ष 1973 में आरंभ किया और टाइगर टास्क फोर्स की स्थापना होती है 2005 में। टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में होता है। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो 1973 में होती है। होती है 1973। लेकिन ये जो टाइगर टास्क फोर्स है इसकी स्थापना जो होती है वो 2005 में होती है। 2005 में होती है, ध्यान रखना है। तो आपका आंसर ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके इनकरेक्ट है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कौन सा आपका कथन सही है। काला हिरण भारत में मिलने वाला एकमात्र वास्तविक हिरण है। चौंगिसा विश्व का एकमात्र हिरण है जिसे 4 सींगें होती हैं। इसमें बताना है आपका कौन सा करेक्ट है। दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। कैंपबेल वे, इराविकुलम, इंद्रावती और बांदीपुर। इसमें बताना है कौन किसमें है। तो कैंपबेल जो है वो आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। कैंपबेल वे। इराविकुलम जो है केरल में पड़ता है। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और है नामदफा। इंपॉर्टेंट है नामदफा, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नामदफा वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी एक तरफ दिए गए हैं। कौन सा आपका कथन सही नहीं हो बताना है। कान्हा। कान्हा में साइबेरियाई सारस नहीं पाया जाता, ये आपका गलत है बिल्कुल। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा। बाकी दाचिंगम में हंगुल, मानस में सुनहरा लंगूर और डेजर्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक स्मॉग निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ओजोन पाया जाता है और पैराक्सल एसिटाइल नाइट्रेट पाया जाता है।
रेडान नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिक्लोनिफे डिक्लोफिनेक के संदर्भ में बताना है, इसमें कथन कौन सा सही नहीं है, तो यह मवेशियों के डैगलाना रोग की दवा है, ये आपका गलत है, ये आपका यही आपका गलत है। बाकी मवेशियों का जो मांस खाने के गिद्धों की किडनी प्रभावित होता है, सही है। सरकार ने डिक्लोफिनेक पर प्रतिबंध लगा दिया है, भी करेक्ट है। और डिक्लोफिनेक का विकल्प जो है मिलोक्सिकेम हो सकता है, ये गलत सही है। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक में अभिकथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है, बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा आपका करेक्ट है। तो हैलोन का उपयोग अग्निशामक पदार्थों के रूप में किया जाता है, ये तो करेक्ट है। ये जीव और उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, भी आपका करेक्ट है, और व्याख्या भी करते हैं, इसीलिए उपयोग करा जाता है, तो आपका ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है संस्थान दिए गए हैं, एक तरफ उनके स्थान दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भारतीय जो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है, ये आपका कोलकाता में है, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भी आपका करेक्ट है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, केंद्रीय पक्षी जो शोध संस्थान है, वो आपका नई दिल्ली में नहीं है, नई दिल्ली में, ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये आपका बरेली में पड़ेगा, बरेली में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका नागपुर में है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए, एक इंपॉर्टेंट है और नोट कर लेते हैं इसी में, इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, ये आपका पड़ेगा देहरादून में। और भारतीय वन सर्वेक्षण भी संस्थान जो केंद्र है, वन संरक्षण केंद्र, वो अभी आपका देहरादून में है, ये दो याद कर लेना देहरादून के। ठीक। अगला आंदोलन है, एक में संबंधित व्यक्ति हैं, विश्नोई आंदोलन, नवदान्या, नर्मदा बचाओ और मैती आंदोलन, कौन किससे संबंधित है, तो बिश्नोई आंदोलन से जो संबंधित हैं वो संत जो हैं जमभोजी जी संबंधित हैं, जमभोजी। चलिए, नवादान्या, नवादान्या से कौन संबंधित है, तो वंदना शिवा। और नर्मदा बचाओ से कौन संबंधित है, तो मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ से संबंधित हैं, आंदोलन से मेधा पाटेकर संबंधित हैं, बाकी इसमें नहीं है पाटेकर, तो और भी हैं कुछ, जैसे और भी नेतृत्व किया था, अरुंधति राय ने किया था, बाबा आमटे ने किया था और अनिल पटेल ने किया था, तो इसमें अनिल पटेल है आपका। लेकिन मुख्य रूप से मेधा पाटेकर ने शुरू किया था 1989 में। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत ने, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय अधिनियम एक तरफ उनके वर्ष दिए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं। तो भारतीय वन अधिनियम, ये आपका 1927 में शुरू हुआ था, 1927। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, आईयूसीएन के आईयूएनसीएन ने चीते को सुवेध सूची में रखा है, यही आपका बिल्कुल सही नहीं है। भारत में चीते नहीं पाए जाते हैं, ये तो सही है। भारत सरकार द्वारा नामीबिया से चीता लाया गया, भी सही है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को पुनर्वासित किया जा रहा है, ये भी आपका करेक्ट है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। आर्द्र भूमि एक तरफ सूची में दी गई है, एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं, बताना है कौन किससे सुमेलित है। कांजली झील, कांजली झील है पंजाब में, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चंद्रताल कहाँ है, तो चंद्रताल है हिमाचल प्रदेश में, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। दीपोर कहाँ है, दीपोर बिल, तो दीपोर बिल जो है वो पड़ेगा असम में, बिल्कुल करेक्ट है।
रुद्र सागर कहाँ है? तो त्रिपुरा में है, भी आपका करेक्ट है। तो दो आपके करेक्ट हो जाएंगे, दो इनकरेक्ट हैं, तो इसमें दो करेक्ट हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। हदरुआगंज ताप विद्युत गृह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस ताप विद्युत गृह की स्थापना 2024 में अलीगढ़ के निकट की गई, क्या ये करेक्ट है? गलत है। इसमें 220 मेगावाट की क्षमता की यूनिटें स्थापित की गई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसकी जो स्थापना उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने इस विद्युत ग्रह की स्थापना जो है 1942 में की गई थी, ध्यान रखना, 24 में नहीं, 42 में। इसमें ऑप्शन ए जो ऑप्शन दूसरा जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन दूसरा जो करेक्ट है, इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों में से किसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई, तो इसमें आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थापित है, तो इसमें बताना है आपका कौन सही है, सही बताना है आपका। तो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो नरोरा में स्थापित है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो परमाणु ऊर्जा है, ये आपका गलत है। कौन सा है? तो तापीय, तापीय ऊर्जा वो प्रमुख स्रोत है, आपका महत्वपूर्ण स्रोत है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौन से शहरों में सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कौन से शहरों में सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो हो जाएगा आपका मुरादाबाद में चलाया जा रहा है, प्रयागराज में और आगरा में चलाया जा रहा है। लखनऊ में नहीं चलाया जा रहा है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोयला भंडार के, उत्तर प्रदेश का कोयले के भंडारण की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। यह कोयला सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का कोयले का जो भंडारण की दृष्टि में है वो प्रथम स्थान नहीं, वो प्रथम स्थान नहीं है। प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान उड़ीसा का है, द्वितीय झारखंड का है, द्वितीय झारखंड का है, तो ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार की दृष्टि में ये उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। कितना है? 10वां स्थान। क्रूज भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह मिशन वर्ष 2029 तक जीरो तक जारी रहेगा। इसका लक्ष्य क्रूज पर्यटकों की जो संख्या है उसमें 10 लाख की वृद्धि करना है। तो इसमें कौन से कथन आपके करेक्ट हैं? तो इसमें दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। तो क्रूज मिशन है वो 2029 तक जारी रहेगा। इसमें 10 लाख जो पर्यटकों की वृद्धि है, वृद्धि करना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे रहा है? तो आपका रहा है 105वें स्थान पे। महत्वपूर्ण दिवस है, एक तरफ दिनांक दी गई है, तो बताना है विश्व खाद्य दिवस, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हेम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। तो आपके ये आपके चारों सही हैं, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। निम्नलिखित में किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में हॉन कॉन को किया गया है, हॉन कॉन को। ये दक्षिण कोरियाई हांगकांग लेखिका हैं। अपनी कृतियों में हांगकांग ऐतिहासिक जो आघात नियमों के अदृश्य सेटों का सामना करती हैं, ध्यान रखना है। और चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुओकुन को मिला है। और रसायन का नोबेल पुरस्कार डेविड वेकर और हेमिस हसाबिस और जॉन जस्पर को मिला है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन
और जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरॉन एसमोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंदाक्यो को मिला है। ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास निम्नलिखित में कहाँ आयोजित किया गया है? निम्नलिखित में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका गोवा आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाल में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस उड़ान के तहत नई 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो कोटा राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। बाकी रीवा मध्य प्रदेश शामिल है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और सहारनपुर उत्तर प्रदेश शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से किस खेलों को हटा दिया गया है? किन खेलों को हटा दिया गया है? कौन से ऐसे खेल हैं जिनको हटा दिया गया है? तो बैडमिंटन, कुश्ती, हॉकी, स्क्वैशिंग, चारों खेलों को हटा दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट जो है पोर्ट, जिसे हाल ही में भारत ने 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया है, निम्नलिखित में किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना है, बंगाली, मराठी, पाली, असमिया। उपयुक्त में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? शास्त्रीय भाषा, ये चारों जो भाषाएं हैं इनको दर्जा प्रदान किया गया है शास्त्रीय। इसमें बताना है नियुक्ति, जो एक तरफ नियुक्ति है एक तरफ युग, जो व्यक्ति हैं युग्म कौन सा आपके सुमेलित नहीं है, उसमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं वो बताना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक के जो बल के प्रमुख हैं वो अमरप्रीत सिंह नहीं है, अमरप्रीत सिंह नहीं। तो भारतीय तट रक्षक बल के जो बनाए गए हैं, एक मिनट, वो परमेश शिवमणि है। परमेश शिवमणि परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। और जो ये अमरप्रीत सिंह थे, ये वायुसेना के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जो ये अमरप्रीत सिंह है, ये वायुसेना वायुसेना के प्रमुख के रूप में है। ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नवीन अध्यक्ष हैं वो श्रीमती विजया किशोरी रहाटकर हैं। नवीन जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजीव खन्ना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बोर्ड पर 6 समांतर जो तली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं, बोर्ड पर 6 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 6 समांतर तली क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। इन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की जो दूरी है, मैथ से क्वेश्चन है, इन्हीं दो क्रमागत ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इस तरह से बनने वाली जो वर्गों का अधिकतम संख्या वो कितनी होगी? अधिकतम संख्या आपकी कितनी होगी? अधिकतम संख्या होगी 55। अधिकतम संख्या 55 होगी। ऐसे बनेगा आपका, ये आपका हो गया आपका, ठीक है। एक तरफ बताया गया है कि 6 समांतरली, ठीक है, 6 बताया गया है समांतर। तो एक ये हो गई आपकी, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, ठीक। और 6 ही इधर हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें बताना है वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने बने हैं। तो 55 वर्ग इसमें बनेंगे। कितने बनेंगे? 55 वर्ग बनेंगे। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7 जो क्रमागत संख्याएं हैं कौन सी होंगी? 7 क्रमागत संख्याएं पता तो है नहीं, तो ए पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या कौन सी होगी? a+1 होगी। तीसरी a+2 होगी। चौथी a+3 होगी। ऐसे ही सातवीं a+6 होगी। ये सातवीं हो गई। इनका औसत 20 है। तो ए की वैल्यू बतानी है। तो ए की वैल्यू जो होगी, सबसे बड़ी संख्या, पहले ए की वैल्यू लाओगे फिर a+6 की वैल्यू ले आना है। तो ऐसे करके पूरा सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके आएगा आपका ए की वैल्यू 17 आएगी। ए में आपका 17 में 6 जोड़ दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 23। आंसर हो जाएगा 23। इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, सॉल्व करने की यहाँ पे जगह नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप, इसका आंसर बता दे रहे हैं, 6 सेकेंड आंसर आपका आएगा।
6 सेकेंड इसका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 तथा 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंक 5 स्थाई इकाई स्थान पे आएगा, इकाई के स्थान पे आएगा। तो 90 ऐसे अंक हैं, 90 ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई अंक जो आएगा वो 5 आएगा। इसमें आपका आंसर जो आएगा, आंसर आएगा आपका डी है। इसको सॉल्व कर लेना, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है इसका इजी क्वेश्चन? तो इसका जो आएगा वो आएगा आपका 13। तो 13 आएगा, 269 माइनस 13 हो जाएगा। तो 256, इसको सॉल्व कर 256 होगा। 256 किसका होता है? 16 का होगा। तो आंसर आपका 16 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। उसका लाभ प्रतिशत आपका हो जाएगा 25% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रेणी दी गई है, इनका अगला पद क्या होगा? श्रेणी दी गई है, अगला पद ये 1 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर -1 कर लो, और 3 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर -1 कर लो। ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, 63। चलिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से, ये 15,789 इसको लिखा जाता है, इसको इसका लिखा जाता है, तो इससे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो जो लिखा जा रहा है वो आपका 1 का x लिख रहे हो, 5 से t लिख रहे हो, z का लिख रहे हो, 9 l का लिख रहे हो, तथा ऐसे ही इसको लिख रहे हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 2 को क्या लिख रहे हो? 2 को आपको n लिखा जा रहा है, 2 से n लिख रहे हो, तो आपके ये कट गया आपका। अगला क्या है आपका? 3, 3 से क्या लिख रहे हो? p लिख रहे हो, 3 से आपका p लिख रहे हो, तो ये आपका कट गया। 5 से क्या लिख रहे हो? तो 5 से आप लिख रहे हो t, तो आपका ये अभी चल रहा है। 4 से आप क्या लिख रहे हो? तो 4 से आप s लिख रहे हो, तो आपका a आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज की संख्या बतानी है, कितनी है इसमें? त्रिभुज की संख्या बतानी है, तो एक हो गया ये आपका। ठीक है, इसमें टोटल त्रिभुज आपके 14 होंगे, टोटल आपके 14 होंगे, ध्यान रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गए आपके, और ये आपका हो गया 7, ये आपका 7 हो गया, और ये टोटल आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 9, ये आपका 9 हो गया, ऐसे आपका 9 हो गया ये ध्यान रखना है, 9 हो गया, और ये आपका 10 हो गया ऐसे, फिर ऐसे आपका 10 हो गया, ऐसे आपका 11 हो गया, ये 12 हो गया, ऐसे आपका ठीक 12 हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया 13, ऐसे आपका 13 हो गया ये, ठीक, आपका 13 हो गया, और एक बचा हुआ है, तो एक आपका हो जाएगा, एक बचा हुआ है, एक भी हो जाएगा, तो 14 इसमें आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये तो आपका कर ही लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है लुप्त संख्या कौन सी है, लुप्त संख्या आपकी कौन सी है? तो लुप्त संख्या आपका आंसर हो जाएगा इसमें 25, आंसर हो जाएगा आपका 25। क्या है इसमें? तो 23 और 12 को क्या कर रहे हो? 23 और 12 को माइनस कर रहे हो, कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। उसका आप स्क्वायर कर लीजिए तो 21 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 28 और 15 को माइनस करोगे तो 13 आएगा, उसका आपका आंसर स्क्वायर में ये हो जाएगा। 41 और 36 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें आंसर आपका आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा। इसमें माना क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है, आपका क्रय मूल्य आपका सीपी आपका 100 रुपये हो जाएगा, और विक्रय मूल्य एसपी आपका हो जाएगा 130। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ आपका वो 30 रुपया हुआ, और किस पे हुआ? तो एसपी पे 100% आपका कर लो ये, और कट जाएगा आपका, तो 23.1% आंसर आ जाएगा।
एक इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। ये सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि फीस लगेगा काफी इसमें। इसमें आपका ये दिया है और इसको ऐसे लिखना है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी का जी कह रहे हैं, डी का जी 3 जुड़ रहे हैं, ए का एक्स आपका 3 माइनस हो रहा है, 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस ऐसे कर दो तो आंसर हो जाएगा आपका ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 114 में आंसर आपका हो जाएगा बी, 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा आंसर बी, 115 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें क्या है, एनसी को 8 लिखा, टीडी को 12, तो पीसी को आपको 10 लिखा जाएगा। इसमें 6 मार्च 1949 को बुधवार था, तो 7 मार्च 1952 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? सप्ताह में कौन सा दिन होगा? तो आपका सोमवार पड़ेगा, आपका सोमवार पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा के का मान बताना है, तो के का आपका मान होगा 13। निम्नलिखित में लुप्त संख्या कौन सी हो जाएगी? तो लुप्त संख्या आपकी हो जाएगी 34 81। क्या इसमें है? 34 81 हो जाएगी। तो 50 दिया गया है, 50 माइनस 1 करोगे 49, 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401। 60 में से 1 माइनस करोगे 59, 59 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 59 का स्क्वायर हो जाएगा आपका ये। ठीक, जो संबंध 8 से 22 में है वही संबंध 12 से किस में होगा? वही संबंध आपका 12 से 34 में होगा। 8 से 22 में है, मतलब 8 तिया 24 माइनस 2 22, तो 12 दूनी 36 और माइनस, सॉरी 12 तिया 36 माइनस 2 34। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें आपका त्रिभुज बताए गए हैं, इसमें आपका त्रिभुज हो जाएंगे 21। इसमें आपका त्रिभुज बताए गए हैं, त्रिभुज आपके हो जाएंगे 15। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 27। इसमें आंसर आपका 20% हो जाएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, पारुल। इसमें आपका हो जाएगा आंसर बी, 59। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 15 और 63। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, 110। चलिए, हाल ही में उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसे 16वें संस्करण का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे भारतीय प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री ने भागीदारी की, आपका गलत है, ये आपका गलत है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने सशस्त्र बलों के लिए 31 MQ-9B प्रीडेटर सतत ड्रोन खरीदने के लिए क्रम में निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? तो किया है अमेरिका के साथ में। हाल में भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजकीय यात्रा की है? किस देश की अफ्रीकी देश की राजकीय यात्रा की है? तो मलावी की है, मलावी की। भारत मालदीव मुद्रा विनिमय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथनों पर विचार करना है। यह समझौता 2027 तक वैध रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण 400 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता के लिए पात्र रहेगा, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन ए और 2 आपके करेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होगा? किस स्थान पे आपका आयोजित होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, नई दिल्ली में होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट, नई दिल्ली में। नृत्य महत्व, पहले भारतीय जो नृत्य महोत्सव है वो। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की जो घोषणा है के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में किसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? किसको द्वितीय स्थान? तो उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को संक्रामक बैक्टीरियल
संक्रमण ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। ट्रेकोमा मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंख। डीजी फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 1 और 2 आपके करेक्ट हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करना। आपका दोनों करेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन? तो ये आपका कहा जकार्ता में किया गया है। जकार्ता में 21वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया है, जकार्ता में आयोजित किया गया है। जकार्ता में, सॉरी जकार्ता में नहीं, एक मिनट, ऑप्शन ये गलत है। लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में किया है। लाओस पीपल्स जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के वियंतियाने में आयोजित किया गया है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें याद रखना है। ये आपका गलत है, जकार्ता में नहीं, लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। चलिए, हमारे जो 140 क्वेश्चन हैं जीएस के, आरओ एग्जाम के, वो कंप्लीट होते हैं। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियो बनाने की। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां हम इसकी पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।